गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर 9 10+2 का, दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है? टिश्यू कल्चर ही है, प्लांट के टिश्यू को ही कल्चर करना। कल्चर करना मीन्स लैब में ग्रो करना। किस लिए ग्रो करना? फॉर रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई करवाना। वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई करवाने का क्या मतलब है कि कोई भी प्लांट है, हम 10+1 में मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्लांट के दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मींस रूट, स्टेम एंड लीफ, और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। तो ये तो नॉर्मल तरीका है कि मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिप्रोडक्शन करना। लेकिन अगर वेजिटेटिव पार्ट जिसका रिप्रोडक्शन में नॉर्मली कोई रोल नहीं होता, अगर वो रिप्रोडक्शन करे तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन क्या कहलाती है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिवली मल्टीप्लाई करना। तो अगर हम किसी भी प्लांट की रूट का या स्टेम का या लीफ का कोई भी पार्ट एक तोड़कर उसका टिश्यू लेकर उसको लैब में कल्चर करें ताकि हम जल्दी से उसके प्लांट्स बना सके, बड़े बड़े जो है प्लांट्स बना सके, उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। ऐसा हम किस में करते हैं? हम करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि यूज होते हैं सिर्फ सजावट के लिए, मीन्स उनमें कोई फ्लावर नहीं आते, कोई फ्रूट नहीं आते, सिर्फ लीव्स होते हैं, रूट होती है, स्टेम होती है और वो दिखने में सुंदर लगते हैं। तो ऐसे प्लांट का हिस्सा एक एक्सप्लांट, एक्सप्लांट मीन्स प्लांट का ही एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज एक्सप्लांट। तो हम एक्सप्लांट लेकर प्रोपेगेशन कर सकते हैं। 4 स्टेप्स होते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन में। The first step is initiation of culture. इनिशिएशन ऑफ कल्चर मींस जो भी एक्सप्लांट हमने लिया है उसकी, मान लो हमने शूट की टिप ली है, स्टेम की टिप ली है, उसको जो है प्रॉपर जो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए उस न्यूट्रिएंट मीडियम में लैब के अंदर उसको डाल देना। ऐसा हम ये पेट्री डिश में करते हैं, ग्लास की बनी हुई डिश के अंदर करते हैं। ये प्लांट का पार्ट है और ये हमने वो लिक्विड जिसमें वो सारी न्यूट्रिशन है वो डालकर लैब में रख दी है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? शूट फॉर्मेशन। अब शूट की हमने टिप ली थी, तो जब उसको प्रॉपर फूड मिलने लगेगा इस शूट के इतने से हिस्से को, पार्ट को, तो वो शूट की जो टिप है वो उसके सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर जो है एक नई, उस शूट के हिस्से से एक नई शूट बन जाएगी। देयर विल बी अ न्यू शूट फॉर्मेशन। शूट के ही एक टुकड़े से नई शूट जो है वो तैयार हो जाएगी। अब है बारी उसमें रूट्स बनाने की, तो रूटिंग ऑफ शूट। अब स्टेम तो तैयार हो गई नहीं, लेकिन अब उसमें रूट्स भी डालनी है। तो रूटिंग्स के लिए हम क्या करते हैं? हम ऐसे हार्मोन्स डाल देते हैं अंदर जो कि रूट को प्रमोट करते हैं। तो रूट को प्रमोट कर कर अब रूट की फॉर्मेशन भी हो जाती है। और अब लास्ट स्टेप जो है दैट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर।
यानी कि जो टिश्यू कल्चर जो है, ये कल्चर करके हमने जो रूट स्टेम बना दी, इसको अब हम हार्डनिंग कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं, और फिर इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं टू द फील्ड्स। जिस खेत में हमने लगाना है वहां पर हम इसको लगा देते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसकी एडवांटेजेस क्या है कि हमें कोई सीड की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम सीड लेते तो पहले सोचो कि पहले हम सीड्स जो है सारे उसको ग्रो करते, धीरे धीरे रूट आती, स्टेम आती, एक ही प्लांट बनता, फिर उसके सीड्स बनते, कब जाके फ्रूट बनते, सीड्स बनते, फिर हम नया प्लांट उगाते। हमने एक एग्जिस्टिंग प्लांट, एक प्लांट जो कि ग्रो कर ही रहा है, उसी से ही हमने नए कई सारे प्लांट्स अपने खेतों में उगा लिए। तो सबसे पहला फायदा तो क्या हो गया, जो एक प्लांट को ग्रो करने में एक लंबा टाइम लगता है वो यहाँ पर नहीं लगा। तो यहाँ पर क्या हो गई, रैपिड मल्टीप्लीकेशन, रैपिड मल्टीप्लीकेशन। सेकंड क्या हो गया कि हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बना सकते हैं। प्लांटलेट्स मींस छोटे छोटे प्लांट्स जो कि नर्सरी में हमें मिलते हैं, दे आर प्लांटलेट्स। तो हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स भी बना सकते हैं। थर्ड क्या है, ऐसे प्लांट्स हम थ्रू आउट द ईयर हम इनको ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीजन है, क्योंकि हम लैब में ग्रो कर रहे हैं, हम वो कंडीशंस लैब में दे ही रहे हैं, तो पूरे साल हम कोई भी प्लांट को कभी भी ग्रो कर सकते हैं। स्टेराइल प्लांट्स को भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये बड़ी अच्छी इसकी एडवांटेज है कि जो प्लांट्स स्टेराइल हैं, तो स्टेराइल प्लांट्स को भी हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करा सकते हैं। स्टेराइल मतलब जो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो सीड्स नहीं बना सकते, तो सीड की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, हमने डायरेक्टली स्टेम ही ले लिया है। ये बहुत ही इजी है मेथड, सेफ है, कोई इसमें जो है वो कोई खतरा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, प्लीज डोंट से एनीथिंग। इट इज इजी, सेफ और इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मींस कोई ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं लैब में इसको ग्रो करने के। अगर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें जो हम सजावट के लिए यूज करते हैं, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स में टिश्यू कल्चर से हम ऐसा प्लांट बना सकते हैं जिसके फ्लावर्स जो है वो बेटर फ्लावर्स हो, जो दिखने में भी अच्छे हो और जो जल्दी से गिरे ना, जिसके अंदर लेस फॉल आउट हो। तो ऐसे प्लांट्स को हम माइक्रो प्रोपेगेशन से ग्रो करके ये फायदा ले सकते हैं। जो प्लांट्स बनेंगे दे विल बी जेनेटिकली सिमिलर। जिस प्लांट का हम एक्सप्लांट लेंगे, एक हिस्सा लेंगे, तो नया प्लांट बनेगा वो बिल्कुल ही इस प्लांट के जैसा ही जीन्स वाला होगा। इट विल बी जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। और लास्ट इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्लांट है जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है, या कोई जो है एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड मींस जो खतरे में है, बहुत कम स्पीशीज ऐसी बची हैं, ऐसे प्लांट्स को भी हम जल्दी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन। नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज आर्टिफिशियल सीड्स। आर्टिफिशियल सीड्स, आर्टिफिशियल सीड्स का क्या होता है कि हम जो है सोमैटिक एम्ब्रियो, सोमैटिक एम्ब्रियो मींस हमने जनरल बॉडी से ही जो एक पार्ट लेकर काट कर जो एम्ब्रियो बनाया है, वो कैसा होता है, इट इज एनकैप्सुलेटेड। एनकैप्सुलेटेड मींस उसके ऊपर हमेशा जो नया एम्ब्रियो बनता है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, और उसके अंदर जो है एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मींस एक लिक्विड रहता है हमेशा ही। वो मैट्रिक्स जो है, लिक्विड जो होता है, वो बना होता है सोडियम एल्जिनेट, ठीक है, सोडियम एल्जिनेट से, या इसके अंदर माइकोराइजा मिलते हैं, या इसके अंदर हर्बिसाइड्स मिलते हैं, या इसके अंदर हम फंजीसाइड्स जो हैं वो डाल सकते हैं, और इंसेक्टिसाइड्स डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हम डिश में डालकर जो हम सीड्स बनाते हैं आर्टिफिशियल एम्ब्रियो से। नॉर्मल एम्ब्रियो बनने का क्या तरीका होता है
कि पॉलन ग्रेन के अंदर का मेल गैमीट और फीमेल की ओवरी के अंदर का एग, जब ये दोनों मिलते हैं तो उससे बनता है एम्ब्रियो। ये हम चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन अगर ये मेल और फीमेल गैमीट को बिना मिलाए हम डायरेक्टली स्टेम का ये हिस्सा काट कर उसको जो है एक एम्ब्रियो बना लें, उस एम्ब्रियो को बनाने के लिए उसे एनकैप्सुलेटेड करना पड़ेगा और उसके अंदर ये सारी हमें चीजें डालनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो हमारे पास सीड्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सीड। बेसिकली आर्टिफिशियल सीड्स जो हैं, जो सोमैटिक एम्ब्रियो से बनाए जाते हैं, उनके अंदर हम और भी कई चीजें डालते हैं उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स उसमें हम डाल सकते हैं, उसमें हम डाल सकते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने वाले हॉर्मोन्स। तो इस तरह से हमने आर्टिफिशियल सीड भी जो है वो तैयार कर लिए हैं। इन आर्टिफिशियल सीड्स की भी कुछ एडवांटेजेस हैं, हमें फायदे हैं। क्या फायदा है, नंबर 1 क्या है, डायरेक्टली इनको सॉइल में हम डाल सकते हैं। हालांकि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो हमें छोटा प्लांटलेट पहले लैब में तैयार करना पड़ता है, लेकिन ये हम डायरेक्टली सीड्स जो है वो हम सॉइल में लगा सकते हैं। ये प्लांटलेट्स नहीं है, अब हम नया सॉइल ही नेचुरल तरीके से ही सीड हमें लगते हैं और वैसे ही ये ग्रो करते हैं। इन सीड्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए इनको स्टोर करके भी रखा जा सकता है। कोई इनको खास देखभाल की जरूरत नहीं है, दे कैन बी इजीली हैंडल्ड, आसानी से हैंडल कर सकते हैं और इनकी डिलीवरी भी आसान रहती है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं हमें आर्टिफिशियल सीड्स के। The last topic is applications of plant tissue culture, very important. Applications of plant tissue culture. एक होती है एडवांटेजेस, एक होती है एप्लीकेशंस, दोनों में फर्क होता है। एडवांटेजेस मींस ये हमें क्या फायदे दे सकते हैं, और एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि हम अपने फायदे के लिए किन किन फील्ड्स में इनको यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन। रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन। रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन का क्या मतलब है कि हम जितने भी प्लांटलेट्स जो बनाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से, प्लांटलेट्स मींस छोटे छोटे प्लांट्स जो हम बनाते हैं, जो हमने लैब में कैलस यानी कि ग्रुप ऑफ सेल से ग्रो किया है, उन सब का जीनोटाइप एक जैसा होता है, एक जैसे ही क्रोमोसोम, एक जैसे ही जीन्स वाले होते हैं। तो इनको हम एक तरह से क्लोन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि नए जो प्लांट्स बनते हैं वो बिल्कुल ही अपने ओल्ड प्लांट जैसे होते हैं, जैसे कि ऑयल पाम। तो क्लोन्स बनाने का ये बहुत रैपिड तरीका है जिससे कि हम क्लोन्स को तैयार कर लेते हैं। एक पेड़ आपके पास लगा हुआ है, आपके पास बड़े सारे खेत हैं, तो उसी पेड़ की ही स्टेम को यूज करके आप वहां पर हजारों प्लांट्स जो है वो बहुत ही कम समय में कुछ ही हफ्ते के अंदर ग्रो कर सकते हैं। दूसरा है सोमा क्लोनल वेरिएशंस। सोमा क्लोनल वेरिएशंस मैंने आपको पहले भी बताया था। सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होती हैं, ऐसी वेरिएशंस या ऐसी चेंजेस जो कब आती हैं, जब हम लैब में कल्चर में किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उस कल्चर की वजह से, कल्चर की कंडीशंस की वजह से, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से उसके अंदर जो वेरिएशंस आ जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस। थर्ड जो एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर की, दैट इज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक मीन्स कि हमने एक जीन लिया और उस जीन को हमने ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी में इस चीज को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से एक प्लांट का जीन निकालकर दूसरे प्लांट में डालकर जो हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं,
वो भी प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू ही हमारे पास पॉसिबल हुए हैं। फोर्थ इज म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होती हैं? सडन चेंजेस, एक ऐसी अचानक ही चेंज आ जाना। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई प्लांट है जो रेड कलर के फ्लावर देता है और उसमें म्यूटेशन से अचानक से पर्पल कलर के फ्लावर्स जो है वो बनने लग गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि पर्पल कलर के फ्लावर्स अगली जनरेशन में भी पर्पल कलर बनाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में रेड भी फ्लावर फिर से आ सकते हैं। तो इस तरह की जो सडन चेंजेस हैं दे आर नोन एज म्यूटेशंस। तो जब हम लैब में ग्रो करते हैं किसी भी प्लांट को बाय द प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो उस टाइम पर कई तरह की म्यूटेशंस भी वहां पर क्रिएट हो जाती हैं। और लास्ट है रेजिस्टेंस टू वीडिसाइड्स। वीड क्या होता है? वीड होता है एक अनवांटेड प्लांट। जैसे हम कोई भी घर में प्लांट ग्रो करें, उसके आसपास ऐसी छोटी मोटी घास और छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो ग्रो करने लगते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। अब ये वीड क्या करता है कि आपने सॉइल के अंदर खूब सारे फर्टिलाइजर डाले और उससे आपका जो मेन प्लांट है वो ग्रो करने लगा, लेकिन उस मेन प्लांट के साथ कई जो है वीड्स भी यहाँ पर ग्रो होने लग गए। अब ये वीड्स क्या करेंगे? ये वीड्स जो है ये इस सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो सारा ये भी लेंगे। मान लो नाइट्रोजन है सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर कार्बन है, सॉइल के अंदर मैग्नीशियम है, तो वो जो हमने इस प्लांट के लिए सॉइल के अंदर डाला था वो सारी चीजें जो है वो ये वीड्स भी शेयर करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि वीड्स तो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और मेन प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती और वो सूखने लगता है। तो इस तरह का अनवांटेड प्लांट क्या कहलाता है? वीड। तो वीड से बचने के लिए हम जो स्प्रेज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। जो केमिकल स्प्रे किए जाते हैं वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड से हम रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि उस वीडीसाइड का इस प्लांट पर कोई असर नहीं हो, तो हम क्या करते हैं कि जब हमने प्लांट टिश्यू कल्चर से लैब के अंदर ग्रो किया है प्लांट, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाती है टुवर्ड्स वीडीसाइड। तो इसका भी हम फायदा आने वाले टाइम में उठा सकते हैं। So this was all about chapter 9, that is strategies for enhancement in food production.